समधिन निर्मला के व्यवहार से दिवाकर इतने प्रभावित हुए कि रूपा को अपने बेटे के लिए झटपट पसंद कर लिया। लेकिन विवाह के बाद जब निर्मला का ऐसा रूप उनके सामने आया कि वह हक्के बक्के रह गए। समधिन की बात सुनकर दिवाकर सकते में आ गए। नागिन की तरह फुफकार कर निर्मला बोली, आप लोग मेरी बेटी की तरह तरह से तंग करते हैं। मैंने बेटी का ब्याह किया है, उसे आपके हाथों बेचा नहीं है। मेरी बेटी अब आपके घर नहीं जाएगी। दिवाकर ने पिछले साल ही अपने बड़े बेटे मुकुल की शादी पटना से सटे इस कस्बे के निवासी गुलाब चंद की बेटी रूपा से की थी। लड़की देखने आए तो गुलाब चंद और निर्मला के व्यवहार से इतना प्रभावित हुए थे कि आनन फानन में रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। रूपा भी साधारण तौर पर नापसंद करने लायक नहीं थी। साफ रंग, छरहरा शरीर, नैन नक्श भी ठीक ही थे। उस समय वह बीए की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। दिवाकर को भी पढ़ी लिखी लड़की की ही तलाश थी, सो रूपा हर जगह से उन लोगों को जज गई। मुकुल को भी पसंद आई। शादी बिना दान दहेज के बड़ी धूमधाम से हुई। बाजे गाजे और पूरे वैवाहिक कार्यक्रम की वीडियोग्राफी हुई। रूपा के ससुराल आने पर दिवाकर ने एक शानदार प्रीतिभोज का आयोजन किया था। दिवाकर को इस रिश्ते के लिए सबसे अधिक लड़की की मां के व्यवहार और उन्मुखता से प्रभावित किया था। कस्बे के माहौल में ऐसी गृहिणियां भी हो सकती हैं, दिवाकर की कल्पना में भी नहीं था। गुलाबचंद दब्बू किस्म के मर्द लगे, पर ऐसा ही होता है। दब्बू किस्म के मर्दों की पत्नियां मुखर होती हैं। लेकिन दिवाकर को निर्मला से इस तरह से बातचीत या ऐसे तेवर की उम्मीद नहीं थी। पिछले 2 महीने से नाराज होकर आने के बाद रूपा मायके में थी। दिवाकर ने सोचा था पटना का काम निपटाने के बाद समधी से मिलकर रूपा की विदाई के बारे में बात कर लेंगे। सीधे लौट जाने पर गुलाबचंद और निर्मला को बुरा लगने वाली बात होती, लेकिन समधनी के तीखे स्वर और तीखी बातों ने दिवाकर को बेचैन कर दिया। असहजता महसूस करते हुए बोले, क्या कह रही हैं आप समधन जी? मैं ठीक कह रही हूँ दिवाकर जी, निर्मला बोली। आपने मेरी बेटी को ले जाकर पिंजरे में बंद कर दिया, ऊपर से कई तरह की पाबंदियां कि वह यह मत करो, वैसा मत पहनो, ऐसे मत खाओ, उधर मत जाओ। वह क्या जानवर है जो गाय समझकर गौशाला में खूंटे से बांध दी? इस पर हमें ही दोषी ठहराते हैं कि बच्चों का कंट्रोल नहीं है। दिवाकर को अब समझ में आया कि समधिन का गुस्सा उनकी उस बात पर है जो उन्होंने गुलाब चंद्र से जब वह रूपा को लाने गए थे कही थी। शादी के बाद ससुराल आई रूपा की चाल ढाल और व्यवहार से दिवाकर संतुष्ट नहीं थे। रूपा घर के अदब व कायदों को मानने को राजी नहीं थी। वह उसे बंदिश लगते थे। दिवाकर रूढ़िवादी नहीं थे, परंतु आमतौर के दिन आज़ादी और खुलापन उन्हें पसंद नहीं था। मुकुल की माँ की सोच बहू के बारे में पारंपरिक थी। बहू सुशील और मृदुभाषी हो, घर गृहस्थी का काम जाने, बड़ों का सम्मान करे, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे और अपने व्यवहार से घर में खुशियाँ बिखेरे। रूपा उनकी बहू की उस तस्वीर से बिल्कुल अलग थी। वह देर रात तक टीवी पर सिनेमा वह धारावाहिक देखती, देर से सोकर उठती, उठने के बाद उसे बैठी चाहिए थी। रसोई का काम सुनते ही उसका सिर दर्द करने लगता। वह सिर्फ मुकुल को अपना समझती थी। घर के बाकी किसी सदस्य से उसे कोई भी मतलब नहीं था। दिवाकर ने रूपा को बेटी की तरह मानते हुए हर तरह से समझाने की कोशिश की कि बेटी, यह तुम्हारा घर है, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, घर की जिम्मेदारियों को समझो। लेकिन रूपा में जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ। दिवाकर को लगा कि उन्होंने निर्मला की बाहरी चमक से प्रभावित होकर भारी भारी भूल की। भीतर झांक कर तह तक जाने का प्रयास किया ही नहीं। फिर भी दिवाकर को विश्वास था कि रूपा समय के साथ धीरे धीरे इन बातों और अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेगी। आखिर बच्ची ही तो है। उसने इतनी जल्दी प्रौढ़ता की उम्मीद करना भूल होगी। फिर जिस घर में उन्मुखता का वातावरण हो और जहाँ माता पिता ने अपनी संतानों को जिम्मेदारियों का पाठ न पढ़ाया हो, बेटियों को बेटी और बहू का अंतर न समझाया हो, वहाँ ऐसा होना स्वाभाविक है।
इसमें दोष रूपा का नहीं, उसके माता पिता का है। इसी बीच एक घटना घट गई। रूपा के छोटे भाई राजेश ने माँ के डांटने पर अपने कपड़ों पर तेल छिड़ककर आग लगा ली थी। सतर्कता के कारण वह बच गया, लेकिन यह भयंकर हादसा हो सकता था। गुलाब चंद रूपा को लेने आए तो बातों ही बातों में दिवाकर कह बैठे, भाई साहब बुरा मत मानिएगा, आपके घर में बच्चों पर आपका नियंत्रण नहीं है। असल में दिवाकर का इशारा रूपा की ओर था, जिसे समझाकर वह हार चुके थे और हर तरह का प्रयत्न करके भी परिवार की धारा में नहीं ला पा रहे थे। यह बात गुलाब चंद निर्मला को कह देंगे और वह इसका इतना बुरा मान जाएगी, दिवाकर ने सोचा भी नहीं था। लेकिन निर्मला ने जब तेवर और तैस से उसे दोहराया तो जैसे दिवाकर का आत्मसम्मान जाग उठा। क्षण भर को यही ख्याल जागा कि यह औरत उन्हें भी गुलाब चंद्र समझती है क्या? गुलाब चंद्र उसकी धौंस सह सकते हैं, उन पर क्यों धौंस जमाएगी यह औरत? विवाद वही उत्पन्न होता है जहाँ व्यक्ति सीमा रेखा का उल्लंघन करता है। दिवाकर को लगा निर्मला अपने पारिवारिक सीमा लांघकर उनकी पारिवारिक व्यवस्था में दखल देने की ज्यादती कर रही है। वह बोल उठे, सचमुच आपके घर में किसी पर किसी का नियंत्रण नहीं है, सभी अपने मन के हैं, बड़ों की इज्जत की किसी को परवाह नहीं है। राजेश ने आग लगा ली, गनीमत थी सिर्फ थोड़ा सा पैर जला, बड़ा हादसा हो जाता तो क्या होता। दिवाकर ने यह भी समझाने के लिए कहा था, परंतु निर्मला को यह बात उसकी सत्ता को चुनौती और व्यंग सी लगी। वह तिलमिला उठी। उसी समय गुलाब चंद्र वहाँ आ गए। दिवाकर ने गुलाब चंद्र से कहा, भाई साहब मैं पटना अपने किसी काम से आया था तो आप लोगों से मिलने भी चला आया। रूपा को आए 2 महीने हो गए हैं, आप कब उसे विदा करेंगे? यह क्या बोलेंगे? निर्मला तमतमाए स्वर से बोली, मैं कह चुकी हूँ कि मेरी बेटी अब उस घर में कभी भी नहीं जाएगी। आप एक बात भूल रही हैं समदन जी। दिवाकर कुर्सी छोड़कर उठे, खड़े हो गए और समझाते हुए बोले, रूपा अब हमारे घर की बहू है, उस पर आपका नहीं हमारा हक बनता है। आप अपने अहम को बेटी के भविष्य से जोड़कर अच्छा नहीं कर रही हैं। ठंडे दिमाग से सोचकर देखिएगा। मैं जा रहा हूँ, लेकिन अब मैं या मुकुल रूपा को विदा कराने नहीं आएंगे। आप लोगों की इच्छा होगी तो बेटी को भेज दीजिएगा या फिर सारी ज़िंदगी अपने घर पर ही रख लीजिएगा। निर्मला ने चीख कर कहा, हाँ हम उसे सारी ज़िंदगी रखेंगे, पर आपके घर अब कभी भी नहीं भेजेंगे। दिवाकर निर्मला की बात सुनते हुए भी अनसुनी कर बाहर निकल गई। दिवाकर के जाने के बाद निर्मला थके हुए योद्धा की तरह धम से सोफे पर बैठ गई। उसे लगा कि दिवाकर नाम का इस सरदर्द, इस मर्द का दर्प आज उसने चूर कर दिया है। पर दूसरे ही पल ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, इस जंग में वह जीत नहीं सकी और इसके लिए गुलाब चंद्र को दोषी मानते हुए वह उन पर बरस पड़ी। दिवाकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कह गया और आपको कुछ बोलते ही नहीं बना। मैं क्या कहता, तुम तो बोल ही रही थी। गुलाब चंद्र ने सफाई दी, आप मर्द हैं या माटी का लौंदा? वह आदमी आपकी पत्नी का अपमान कर गया और आप चुपचाप उसका चेहरा देखते रहे। गुलाब चंद्र ने देखा कि निर्मला बहुत नाराज है और अपनी आदत के अनुसार उसे भी उसके सामने पड़ेगा उसी पर झल्लाएगी, इसलिए वहाँ से हट जाना ही उचित समझा। गुलाब चंद्र के जाने के बाद निर्मला ने तेज स्वर में रूपा को आवाज़ लगाई, रूपा रूपा। आई मम्मी के साथ ही रूपा बगल के कमरे से निकलकर सामने आ गई। निर्मला ने सीधे रूपा की ओर देखा। उसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ था। वह गुस्से में तिलमिला कर बोली, मैंने तुझे सिंदूर लगाने को मना किया है ना, तू मानती क्यों नहीं? जाकर सिंदूर धो दे। रूपा वहाँ से चली आई। रूपा पशुपेश में थी, क्या करे क्या ना करे। इस बार सास और पति से झगड़कर गुस्से में आई थी। मम्मी को रो रो कर उसने सारा हाल बताया था और यह भी कहा था कि वह उस घर में नहीं जाना चाहती। मम्मी ने भी कहा था वह उस घर में नहीं जाएगी और उन्होंने सिंदूर लगाने को मना किया था। रूपा ने तो मम्मी के कहने पर सिंदूर पोंछ दिया था,
पर बालों में कंघा करते वक्त अनायास ही उसके हाथ में सिंदूर के डिबिया और मांग तक पहुंच जाते। रूपा अभी ऊहापोह में ही थी कि उसे अपनी छोटी बहन गुड़िया की आवाज़ सुनाई पड़ी। क्या चिंता कर रही हो दीदी? मम्मी ने कहा है मांग का सिंदूर धो दो तो धो डालो। तुम भी तो यही चाहती हो। गुड़िया रूपा की तरह उन्मुक्त और लापरवाह नहीं बल्कि गंभीर प्रवृत्ति की थी। 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। पापा से बहुत कम ही बातें करती थी। हाँ, छोटे भाइयों से बहुत स्नेह रखती थी। रूपा ने कहा, मैं तय नहीं कर पा रही हूँ गुड़िया कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। क्यों? गुड़िया ने करीब आकर कहा, तुम्हारा तो उस घर में दम घुटता है। उस घर के सभी लोग तुम पर अत्याचार करते हैं, तुम पर तरह तरह की बंदिशें लगाते हैं। वह घर है या जेल खाना? बचपन से मम्मी से आज़ादी का पाठ पढ़ा है तुमने, फिर तुम उस जेल खाने में कैसे रह सकती हो? जेल खाना तो सचमुच ही है, परंतु क्या दीदी? गुड़िया ने रूपा की बात को बीच में काटते हुए कहा, यही मौका है, बंधन तोड़कर बाहर निकल आओ और आज़ाद पंछी की तरह घूमो। इस सिंदूर में क्या रखा है? शादी तो एक धोखा है, पवित्र धोखा, आत्मा के बंधन के नाम पर धोखा। असल में यह औरतों को मर्दों का गुलाम बनाने का फंदा है ना दीदी? तो ठीक कह रही है गुड़िया। रूपा को लगा गुड़िया उसका समर्थन कर रही है, पर अगले ही पर गुड़िया का जवाब सुनकर वह चकरा गई। मेरी बात मानोगी दीदी? तुम अभी ही ससुराल वापस चली जाओ, वही तुम्हारा घर है। हम बेटियों के लिए माँ बाप का घर शादी से पहले तक ही होता है, शादी के बाद ससुराल ही अपना घर होता है। तुम अपने आसपास देखो, कहीं दिखाई पड़ता है ऐसा कि शादी के बाद बेटी पिता के घर पर रह रही है? रूपा को कुछ उत्तर देते ना बना। सच तो यह है दीदी कि मम्मी तुम्हारे कष्टों के लिए रिश्ता नहीं तोड़ रही है, अपने अहंकार की तुष्टि के लिए तोड़ रही है। उन्हें आपके ससुर का कहना बुरा लगा। मम्मी को तो तुम जानती ही हो और मैं भी। जरा सोचो दीदी, रिश्ता टूटने से उनका क्या बिगड़ेगा? लड़के वाले हैं, जीजाजी की दूसरी शादी हो जाएगी, पर तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें शादी के बंधन में नहीं बंधना हो तो अलग बात है, वरना परित्यक्ता का दाग तो लग ही जाएगा। फिर मुकुल जीजाजी या उनके घर वाले जालिम हैं ऐसा तो नहीं लगता? और मैं भी तो तुम्हारे ससुराल हो आई हूँ, मुझे उनकी पाबंदियाँ वाली बातें बर्दाश्त नहीं होती। रूपा ने अपना पक्ष रखने की नीयत से कहा, ठीक है, तुम्हें उनकी नसीहत, उनकी सीख अच्छी नहीं लगती और इसी को तुमने अत्याचार का नाम देकर बार बार मम्मी से शिकायत की है। लेकिन अब जब मम्मी डांटती है तो कैसे बर्दाश्त कर लेती हो? तुम कहना चाहती हो गुड़िया मुझे ससुराल लौट जाना चाहिए? हाँ दीदी, इसी में हम सबकी भलाई है। गुड़िया ने कहा, इससे तुम्हारी इज्जत और ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी, दोनों परिवारों की इज्जत रह जाएगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी। वह कैसे? रूपा ने विस्मय से पूछा। जिस परिवार की बेटी साधारण समस्याओं के लिए पति और ससुराल छोड़कर पिता के घर में बैठी हो, उस परिवार में कौन रिश्ता जोड़ने आएगा? गुड़िया ने कहा, लेकिन मम्मी की परवाह मत करो दीदी, तुम अपना भविष्य देखो। मम्मी भी तो किसी घर की बेटी है, वह क्यों नहीं रही अपने मायके में जो तुम्हारी ससुराल छुड़ाना चाहती है? रूपा ने आश्चर्य से गुड़िया को देखा कि इतनी छोटी सी लड़की और इतनी समझदारी, इतना ज्ञान कहाँ से आया उसके पास। एक बात तुम्हें और बताती हूँ दीदी, लड़का हो या लड़की, उम्र के साथ जिम्मेदारियाँ भी बदलती हैं और उसी के साथ विचार भी। आज मम्मी जीन्स पहने तो अच्छा लगेगा, बोलो ना, अच्छा लगेगा? रूपा ने तात्पर्य न समझते हुए भी कहा, नहीं, ठीक उसी तरह बहू के लिबास में मर्यादा की मांग की जाए तो बुरा क्यों लगना चाहिए? तुम तो सलवार कमीज ही पहनती रही हो, मुझे जीन्स पसंद है, परंतु शादी के बाद बहू की मर्यादा वाला लिबास ही पहनूंगी। गुड़िया और भी कुछ कहती, पर रूपा अपने भीतर चल रहे मंथन में डूब गई। अगली सुबह रूपा मम्मी के सामने आई तो निर्मला ने अवाक होकर उसे देखा। वह ससुराल की साड़ी पहने और श्रृंगार किए हुए थी, मांग में सिंदूर दमक रहा था। निर्मला चीख उठी, यह क्या किया तूने?
मैंने तुझे सिंदूर धो देने को कहा था। पति के जीवित रहते सिंदूर नहीं धो सकती। रूपा ने साहस करके कहा। कौन पति? कैसा पति? मर गया तेरा पति। मम्मी, ऐसा मत कहिए। मैं ससुराल जाने के लिए आपसे अनुमति लेने आई हूँ। क्या? ससुराल जाएगी? दिमाग फिर गया है तेरा? दिमाग तो पहले फिरा हुआ था मम्मी। बगल के कमरे से निकलकर गुड़िया सामने आ गई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि दीदी अपने घर जा रही है। इसके साथ ही महीनों से चला आ रहा दोनों परिवारों के बीच का तनाव खत्म हो जाएगा। तू चुप रह, बड़ी समझदार हो गई है। मेरी कोख से जन्मी मुझी को सबक सिखा रही है। निर्मला गर्जी, तुम चाहे जितना बिगड़ लो, मम्मी दीदी अब यहाँ नहीं रहेगी, अपनी ससुराल जाएगी आज और अभी। देखती हूँ कौन ले जाता है इसे। निर्मला चीखी। पापा लेकर जाएंगे, और यदि पापा नहीं ले गए तो मैं दीदी को छोड़कर आऊँगी। निर्मला अपना गुस्सा नहीं रोक सकी, उठकर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया गुड़िया के गाल पर। फिर उसकी गर्दन पकड़कर झकझोरने लगी। नालायक, मुझे जवाब देती है। रूपा गुड़िया को छुड़ाकर निर्मला के सामने सीधी खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आज तेज था। निर्मला की आंखों में देखते हुए बोली, बस कीजिए मम्मी, हद हो गई। मैं बच्ची नहीं हूँ, बालिग हूँ। अपने बारे में सोचने समझने का फैसला लेने का मुझे पूरा हक है। मैंने ससुराल वापस जाने का फैसला कर लिया है और जाऊंगी ही। मुझे कोई नहीं रोक सकता। निर्मला घस खाकर धम्म से सोफे पर बैठ गई। कल दिवाकर के साथ बहस की जंग में जीती थी या हारी थी, ठीक नहीं मालूम, पर आज अपनी सत्ता और अहंकार के युद्ध में पूरी तरह परास्त हो गई थी वह। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना, बैकग्राउंड में आने वाली आवाज़ों को इग्नोर करना।